जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है ड्रीम कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का पॉकेट जी का विषय सब्जेक्ट आज हम बायोलॉजी है दोस्तों, जो चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर 3 बायोलॉजी का चैप्टर 3 थ्योरी पार्ट होगा दोस्तों, जो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। हर चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। कौन सा बुक है? तो खान सर का पॉकेट जी के साथ ही साथ दोस्तों खान सर का नोट्स का भी हम कंबाइंड करते हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी कोई भी एग्जाम दीजिए, जीके या जीएस सेम रहता है दोस्तों लोग। एक चीज और हम कहना चाहते हैं दोस्तों, शुरू तो सब करते हैं दोस्तों, शुरू तो सब करते हैं, जो लास्ट करते हैं दोस्तों उसी को एक सीट पक्का होता है दोस्तों। ये एक सीट पक्का का मतलब यह ना हो गया कि दोस्तों आप वीडियो देख लेंगे तो एक सीट हो, मतलब एक सीट तभी पक्का हो जब शुरू से लास्ट तक टिकेंगे तभी होगा दोस्तों। शुरू तो सब करते हैं दोस्तों, जब तक लास्ट करते हैं तभी होगा। अब देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों श्वसन प्रणाली। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? श्वसन प्रणाली है दोस्तों। अब इसका पढ़ते हैं। चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 कोशिका, चैप्टर 2 उत्तक। हम दो चैप्टर दे दिए दोस्तों। अब देखिए आज हम श्वसन प्रणाली, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। अंगों का ऐसे समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब अंगों के समूह को जो हम लोग को शरीर में सहायता देते हैं उन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग सांस किससे लेते हैं दोस्तों? तो फेफड़ा से लेते हैं। या भी क्या है? अंग है किसका? तो शरीर का अंग है, तो ये भी सहायता करता है कि नहीं दोस्तों। तो इसीलिए हम या नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? अंग है, अब हमको लोग को सहायता देता है, इसलिए श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें जीवों की कोशिका ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है। पूछेगा दोस्तों कि श्वसन एक कैसी? तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों की कोशिका ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोग से ऊर्जा प्राप्त करती है। परिमाण स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तथा पानी का H2O और ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है। और क्या निकलती है दोस्तों? तो CO2 निकलता है, पानी निकलता है और ऊर्जा ATP के रूप में निकलता है दोस्तों। देखिए इसका समीकरण भी है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को संयोग कर दिए तो क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला पॉइंट है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। इसके फलस्वरूप क्या निकलता है? ऊर्जा या तो ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। इसके फलस्वरूप क्या निकलते है? ऊर्जा निकलते है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। तब देखिएगा दोस्तों, जो मृत हो जाता है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर क्या होता है? ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलने के कारण उनका शरीर क्या होता है? मृत हो जाए, मतलब ठंडा हो जाता है। सन की क्रिया एक अपचयी की क्रिया है। सन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है दोस्तों। अब नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तनधारी में श्वसन की वर्णक हीमोग्लोबिन है दोस्तों। स्तनधारी में श्वसन की वर्णक हीमोग्लोबिन है। मोलस्का या आर्थ्रोपोडा जगत में श्वसन की वर्णन हीमोसाइनिन है दोस्तों। हीमोसाइनिन। मोलस्का आर्थ्रोपोडा जगत में श्वसन की वर्णक हीमोसाइनिन है दोस्तों। मानव शरीर में श्वसन ईंधन ग्लूकोज है दोस्तों। क्या है? ग्लूकोज है। मानव शरीर में श्वसन ईंधन ग्लूकोज है। मानव शरीर में ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP है दोस्तों, ATP है। श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र क्या है? तो रिस्प्रोनोमीटर है दोस्तों। रिस्प्रोमीटर है। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क पोर्नोबेलिया है दोस्तों। पोन्स बेलिया है दोस्तों। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग मेडुला ओब्लिगेंट है दोस्तों। मेडुला ओब्लिगेट है। स्वच्छवास दोस्तों, स्वच्छवास किसे कहते हैं? सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। तो स्वच्छवास किसे कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं दोस्तों और सांस छोड़ते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं दोस्तों।
स्वच्छवास दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, मतलब सांस हम दो प्रकार के लेते हैं, एगो निश्वसन, एगो निश्वसन, एगो निश्वसन, निश्वसन, एगो निश्वसन, 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 एगो निश्वसन। तो निश्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को ही निश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं दोस्तों, इसके द्वारा निम्नलिखित गैस लेते हैं। जैसे क्या क्या लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन लेते हैं, कितना? 21% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03% लेते हैं। नाइट्रोजन 78% लेते हैं दोस्तों। निश्वसन में क्या? निश्वसन ऑक्सीजन 17% और CO2 4.6% और नाइट्रोजन 78% दोस्तों। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसे निश्वसन कहते हैं। जब हम इसे शरीर से बाहर छोड़ देते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जितने मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतने ही मात्रा से हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जितना लेते हैं उतने छोड़ते हैं, किंतु गैसे के अनुपात में बदल जाता है, कुछ गैस अनुपात में बदल जाता है, से निश्वसन निम्नलिखित गैस निकलती है। अब प्रमुख श्वसन अंग है दोस्तों, देखिए श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या प्रमुख अंग है दोस्तों। जैसे एक कोशिकाएं जीव विसरण विधि, एक कोशिकाएं जीव विसरण विधि, जलीय जीव गलफड़ा और कीट श्वास नली, टेडपोला या बच्चा मेढक गिल्स और निष्क्रिय मेढक या भूमि के अंदर त्वचा से लेता है। मनुष्य फेफड़ा से लेता है, मनुष्य किससे? फेफड़ा से। केचुआ त्वचा से। जीवाणु मीसोसोम से लेता है दोस्तों, मीसोसोम से लेता है। मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वसन करता है, जब मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग के द्वारा हम लोग वायु लेते हैं उसे श्वसन मार्ग कहते हैं दोस्तों। श्वसन मार्ग निम्नलिखित विधि है दोस्तों। जैसे पहले नासा छिद्र विधि, नासिक कपाट, ग्रासनी, स्वतंत्रता, श्वास नली, ब्रोकाइलेस, वायु कोष्ठक, रुधिर और कोशिका, इतने विधि द्वारा हम लोग श्वसन मार्ग निम्नलिखित है दोस्तों। कौन कौन? नासा छिद्र, नासिक कपाट, नासा छिद्र, नासिक कपाट, ग्रासनी, स्वर तंत्र है दोस्तों, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोकोलेस, वायु कोष्ठक, रुधिर और कोशिका दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए श्वसन प्रणाली है। जैसे यह मनुष्य दोस्तों, मनुष्य के मुख है, ये नेजल कैविटी या पर्सनल साइंस है दोस्तों, ये पर्सनल, ये देखिए मुख्य दोस्तों, ये क्या है? ग्रासनी है दोस्तों। क्या है? ग्रासनी है। इसका नीचे है नासिक स्वर यंत्र है दोस्तों। ये है ट्रेकिया दोस्तों, जो ये जाना रहा है, ये ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया है। लपटे मेन ब्रोकेस है दोस्तों, ब्रोकेस है, देखिए ब्रोकेस है। लेफ्ट लंग्स है दोस्तों, लेफ्ट लंग्स है। ये कौन है? लेफ्ट लंग्स। आई लाइट है, राइट है। ये लेफ्ट है लंग्स है, आई है राइट लंग्स है दोस्तों, राइट और लेफ्ट। ये डायफ्राम है दोस्तों, डायफ्राम दोस्तों दो नीचे जो होता है डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। मनुष्य का ये श्वसन अंग से संबंधित है दोस्तों, यह चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक बार और फिर से बता देते हैं। याद है, देखिए नेजल कैविटी या पर्सनल साइंस है दोस्तों। अब देखिए मुख हो जाएगा, ग्रासनी हो जाएगा, मुख से नीचे ग्रासनी हो जाएगा, धीरे से नीचे जाएगा ट्रेकिया या नासिक स्वर यंत्र है। इसका फिर नीचे जाएगा धीरे से यहाँ पर तो श्वास नली की कैरिन है। फिर इससे धीरे से नीचे जाएगा तो राइट माइन है दोस्तों, और फिर लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए डायफ्राम क्या काम करता है? तो डायफ्राम गुबंदकार पेशीय रचना होती है। डायफ्राम गुबंदकार पेशीय रचना होती है। यह बच्च गुहा के नीचे और उदार गुहा के ऊपर, बच्च गुहा के नीचे और उदार गुहा के ऊपर, बच्च गुहा के नीचे और उदार गुहा के ऊपर पाया जाता है। मतलब डायफ्राम बच्च गुहा के नीचे और उदार गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है दोस्तों। किसका? संयोजी ऊतक का बना होता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है दोस्तों। निश्वसन में 75% योगदान करता है। निश्वसन में यह 75% योगदान करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर चल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो दोस्तों तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर चल जाता है
और फेफड़ा का आकार बड़ा हो जाता है, और फेफड़ा का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से फेफड़ा में हवा प्रवाहित होता है, जिसके कारण से क्या होता है दोस्तों, फेफड़ा में जो हवा होता है प्रवाहित होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चल जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर चल जाता है, जब सांस लेते हैं तो नीचे की ओर चल जाता है। और फेफड़ा का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर चल जाता है, फिर आकार क्या होगा, छोटा हो जाता है, जिसके कारण से फेफड़ा से हवा बाहर निकलती है, जिसके कारण से फेफड़ा से हवा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वासन में डायफ्राम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है दोस्तों। क्यों, गर्भवती महिला मतलब जिस गर्भवती महिला में निःश्वासन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है दोस्तों। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु क्या है, निश्चित है दोस्तों, बच के। नासा छिद्र दोस्तों, नासा छिद्र नाक का अगला भाग होता है, नाक का अगला भाग होता है। इस भाग से वायु अंदर जाती है, इसी भाग से वायु क्या होता है, अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं, जो धूल कण को रोक लेते हैं, जो धूल कण को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, हवा को गर्म करते हैं, और हवा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तथा हवा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तथा हवा को गीला करते हैं दोस्तों। हवा को क्या करते हैं, गीला करते हैं, इसे नाक छिद्र कहते हैं दोस्तों। और नासिक कपाट किससे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। यह नाक का पिछला भाग है दोस्तों, यह नाक का क्या है, पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिक कपाट के पास बेसब जब तल वाइसमिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास करते हैं दोस्तों। अब सुगंध को लिए क्या करते हैं, एहसास करते हैं। इसे शिवजबज तल सबाइबिम पाया जाता है, जिससे हम क्या सुगंध या एहसास पता करते हैं दोस्तों, नासिक कपाट से। ग्रासनी दोस्तों, ग्रासनी के बारे में, यह नासिक कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इसके मार्ग से भोजन और वायु दोनों जाते हैं, रुद्र ग्रासनी निगली द्वारा के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रासनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। अब स्वर तंत्र है दोस्तों, यह ग्रासनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रासनी के नीचे पाया जाता है। स्वतंत्र के दीवार में उपस्थित 9 टुकड़े के द्वारा बनी होती है। यह आवाज निकालने में सहायक होते हैं। अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सायरन करता है दोस्तों। क्या करता है, सायरन करता है। लायरेंस पर ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। अब भोजन श्वास लेने ना जाकर ग्रास नली में चल जाता है। जब हम कभी पाहस बातें खुल जाता है, हमें हिचकी आने लगती है। क्या होता है, हिचकी आने लगता है दोस्तों। क्या आने लगता है, हिचकी आने लगता है को नियंत्रण मेडुला ऑब्लूगेट करता है। इसको नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लूगेट करता है दोस्तों। अब फेफड़ा के बारे में पढ़ते हैं, लंग्स के बारे में दोस्तों। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। जब फेफड़ा के बारे में, यह मानव के बछगुहा में पाया जाता है। जब मानव के कहाँ पाया जाता है, बछगुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिनी फेफड़ा भाग बड़ा होता है। दाहिनी भाग क्या होता है, बड़ा होता है फेफड़ा, जो फेलुला मेरुरन द्वारा ढका होता है। फेफड़ा के फुसफुस या फेफड़ुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। फेफड़ा रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण करता है। अर्थात रक्त फेफड़ा का जाकर शुद्ध होता है। रक्त जो है फेफड़ा में जाकर क्या होता है, शुद्ध होता है।
श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर तक जाता है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेजी के सुरक्षा कलते हैं, इसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखा में बट जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोकाई कई शाखा में टूट जाती है, जिसे ब्रोकाइलोस कहते हैं दोस्तों, ब्राइकोलोस कहते हैं। बायो कोष्ठक दोस्तों, बायो कोष्ठक किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। ब्रोनुलोसी सिर पर गोल संरचना पाए जाते हैं, जिसे एल्वोली कहते हैं। एल्वोली गैसों को विनिमय कार्य करता है। जब एल्वोली जमा हो जाता है तो उसे बीमारी को निमोनिया कहते हैं दोस्तों, निमोनिया कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी फेफड़ा की इकाई कहते हैं, इसे फेफड़ा की इकाई कहते हैं। इसकी संरचना अंगूर जैसी होती है। टीबी नामक रोग एबुल में छेद हो जाता है। जब एबुली पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं दोस्तों। एबुली पर रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन एचबी होता है, जिसे एल्बिली एचपी में ऑक्सीजन छोड़ देता है, जिसमें एचपी मतलब हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है और CO2 को बांध लेती है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तथा पुनः एबोली वापस आ जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन और में पहुंच जाता है, जो CO2 बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया नियंत्रण चलते रहती, जिसे हम श्वसन कहते हैं दोस्तों, जिसे हम श्वसन कहते हैं। गैसों में परिवहन दोस्तों, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, गैसों में परिवहन, जिसे CO2 का परिवहन दोस्तों, जिसे प्लाज्मा 3% और हीमोग्लोबिन 97% होता है दोस्तों। टिड वॉल्यूम दोस्तों, टिडल वॉल्यूम, एक बार में हम जितने सांस लेते हैं, जितने सांस छोड़ते हैं, उसे टिडल वैल्यू कहते हैं, जिसे टीवी कहते हैं। एक बार में टिडल वैल्यू 500 उस होता है, जब 1 मिनट में टीबी 500 × 16 मतलब 8000 ml मतलब 8000 लीटर हो जाता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 से 6000 ml में टिडल वॉल्यूम का लगभग 80% होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो उसे वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी मिला दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग कहाँ होता है? ICU में होता है। अधिकतम गहराई पर जाने वाले गोताखोर में अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी ले जाता है। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। वयस्क मनुष्य एक बार में 16 से 18 बार सांस लेता है। एक वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 14 से 30 बार सांस लेता है। कोशिका विभाजन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह जटिल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है कोशिका शोषण द्वारा। कोशिका शोषण 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका शोषण कई प्रकार के? एगो होता है कोशिका द्रव या अनऑक्सी शोषण, एगो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी शोषण। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी शोषण, कोशिका द्रव अनऑक्सी शोषण। अब कोशिका द्रव में शोषण या अनऑक्सी शोषण दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे देखिए, यह कोशिका द्रव में होता है। यह ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति में होता है जिसे अनॉक्सिक शोषण कहते हैं। यह ऑक्सीजन के नहीं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बीजों का अंकुरण जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सिक शोषण होता है। कोशिका द्रव्य का अनॉक्सिक शोषण के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है। 2 एटीपी शेष बचा होता है, उसे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच कड़ी एसिटाइल बॉन्ड होता है, जिसे कोएंजाइम ए कहते हैं दोस्तों, कोएंजाइम ए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण मतलब ऑक्सीशोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो शोषण होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज हेरोल्फ क्रेब्स नामक विद्वान 1937 ईस्वी में किया था। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरोटिक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन टूटना मतलब अपघटन नहीं क्या होता टूटना। एक पायरोटिक अम्ल में अपघटन 18 एपी बनाता है। एक पायरोबिक अम्ल बनाने में या अपघटन करने में 18 एटीपी का बनता था। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पायरोबिक अम्ल का अपघटन होता है तो मतलब 36 गो एटीपी बनता है। एक पायरोबिक बनाने में 18 एटीपी का जरूरत है तो 2 गो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, तो 18 दूना 36 को होता है दोस्तों, 18 दूना 36 को। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। कुल एटीपी की संख्या 38 होता है क्योंकि क्रेब्स चक्र के 36 और 2 गो होता है उसे ग्लाइकोज, तो टोटल एटीपी की संख्या 38 दोस्तों। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका को ऊर्जागृह किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलती है। क्रेब्स चक्र के दौरान कौन निकलती है? CO2। श्वसनीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका कोशिकाएं श्वसन के दौरान आघटन या टूटना होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जिससे कार्बोहाइड्रेट, वसा में वसा, प्रोटीन में। इसे आंतरिक श्वसन, कोशिका श्वसन के फलस्वरूप जब हम सांस नहीं लेते हैं तो बल्कि ऊर्जा निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाली श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाली श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कहते हैं दोस्तों। यह चैप्टर अब खत्म हो गया दोस्तों। अब इसका अगला चैप्टर है दोस्तों कंकाल तंत्र, 4th चैप्टर दोस्तों। देखिए दोस्तों चैप्टर तो पूरा 1 शॉट में खत्म हो गया। देखिए वीडियो 23 से 24 मिनट में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया दोस्तों। बाकी कोई टीचर से पढ़ते हैं दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हर टीचर से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। मेन दिक्कत है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होना, और सिलेक्शन तभी होगा जब एक जगह पर टिकिएगा दोस्तों। 100 जगह गड्ढा खतने से नहीं होता। इसीलिए आप लोग इस पीडीएफ को एक बार रिवीजन कर लीजिए तो पूरा चैप्टर रिवीजन है। कोई कि यही क्लास पढ़ाने में कोई भी टीचर कम से कम 8 से 10 क्लास करेंगे। आप सोचिए 8 से 10 क्लास मतलब 8 से 10 घंटा। इसी को हम 23 मिनट में रिवीजन के तौर पर करा देंगे। क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से नहीं बनता है। इसीलिए आप लोग को यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पूरा बुक का साइंस और जनरल मतलब जीके टोटल दोस्तों एक ही चैप्टर में एक वीडियो रहता है दोस्तों पूरा कंप्लीट। इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे दोस्तों। 10 वीडियो शायद जीके का हो गया और 10 वीडियो जीएस का भी हो गया दोस्तों, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोस्तों। टोटल इसका तो लगता है 4-5 वीडियो हो गया। इसका भी प्लेलिस्ट बना, इसका प्लेलिस्ट आप लोग जरूर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। हम सब्सक्राइब और शेयर कर इतना नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो को इसीलिए हमारा उद्देश्य होता है कि दूसरे तक पहुँचाए, सीधे पढ़े दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।